हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पटवारी में अंग्रेजी के प्रश्न करवा रही हूँ। अंग्रेजी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के कमेंट में मैसेज आए थे कि पैराजंबल वर्ड्स पर वीडियो बनाइए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराजंबल, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज की शिफ्ट में भी यहाँ से पूछेगा। एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं जा रही है जहाँ पर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इनको मैं अच्छे से आपको करवा देती हूँ। अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है तो मैं एक ट्रिक बता दूंगी, आप उससे भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरह से पैटर्न पेपर में यही जैसा उसमें दिया होता है वैसा ही मैं करवा रही हूँ। प्रश्न 1 से 10 में ऐसा दिया रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्न ने वाक्य के प्रथम और अंतिम भाग को दिया है, शेष वाक्य को 4 भागों में विभाजित किया है और उन्हें पी, क्यू, आर और एस नाम दिया है। इन 4 भागों को उचित क्रम में आपको लगाना है। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे, आप देखो पहला क्वेश्चन देखो, सम एनिमल्स लाइक फिशेस। क्या लिखा है? सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लीव देम। कुछ एनिमल्स मछली की तरह होते हैं जो अंडे देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल। पहला ये है। दे लेट थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम बट डू नॉट लुक आफ्टर देम। मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू फिशेस। बहुत सारे एग्स जो है वो मर जाते हैं और कुछ ही इसमें मछली के रूप में डेवलप कर पाते हैं। इसके बाद है द सिंपली लीव्स द एग्स। वो बहुत आसानी से अंडे को छोड़ देते हैं और नेवर कम्स बैक टू देम, और उनके लिए कभी नहीं आते हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला सेंटेंस उन्होंने आपको दिया है, सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लीव देम। तो कुछ एनिमल्स मछली की तरह होते हैं जो अंडों को देते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसका दूसरा सेंटेंस कैसे आएगा? देखो, आपको अगले 4 सेंटेंस जो दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि देखो, जैसे सी के बारे में दिया है तो सी आप जब पर्टिकुलर मछली की बात करेंगे तब सी का यूज़ आएगा, है ना। मोस्ट का भी है। अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, देखो पहले सेंटेंस से जुड़ा हुआ दिख रहा है दूसरा सेंटेंस, सम ऑफ द एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लीव देम। कुछ एनिमल्स जो होते हैं फिशेस की तरह होते हैं, अंडे देते हैं और छोड़ देते हैं। विद थाउजेंड्स ऑफ एग, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अंडे देते हैं एक समय में, लेकिन उनका ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? तो पहले नंबर पर आ जाएगा क्यू। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। फिर क्या आएगा? फिर क्या है? वो बोल रहे हैं कि लेकिन उनका ध्यान नहीं देते हैं। द मदर डज नॉट केयर फॉर एग्स एट ऑल। जो माँ है वो उनकी केयर नहीं करती है। तो दे के बाद जब आपने देम, आफ्टर देम छोड़ देते हैं, फिर आप जब बता दिया है कि पहले आपने कुछ एनिमल्स की बात कर रहे थे, तो एनिमल्स के साथ क्या आता है? दे आता है, तो इसलिए हमने इसके साथ दे लगाया, क्योंकि हम बहुत सारे एनिमल्स की बात कर रहे हैं। फिर द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल। फिर हम बताएंगे, फिर हम माँ की बात कर रहे हैं कि मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल। अगला देखते हैं ऑप्शन। अगला क्या है? अब हम पहला और दूसरा हमने कर लिया है। पहला हो जाएगा यहाँ पे क्यू, दूसरा हो जाएगा क्या? पी। तीसरा और चौथा देखिए, मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू फिशेस। सी सिंपली लीव्स द एग्स एंड नेवर कम्स बैक टू हिम। तीसरा बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ, जो बहुत सारे अंडे हैं वो डाई हो जाते हैं और कुछ ही बन पाते हैं। सी सिंपली लीव्स द एग्स एंड नेवर कम बैक टू। वो आसानी से अंडे को छोड़ दे। देखो, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे, हम किसकी बात कर रहे थे? मदर की। तो मदर की जब हम बात कर रहे हैं तो किसका यूज़ हो जाएगा? सी। पहले सेंटेंस में हम एनिमल की बात कर रहे थे, तो पहले नंबर पे क्या आया था? दे आया था। दूसरे नंबर पे हम मदर की बात करेंगे, मदर औरत है, तो उनके साथ क्या जाएगा? सी। फिर चौथे नंबर पर आ जाएगा क्या? मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली अ फ्यू। अब देखो, पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? पहला सेंटेंस हो जाएगा क्यू, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? पी, तीसरा हो जाएगा क्या? एस, और चौथा हो जाएगा आर। तो क्यू पी एस आर आपका ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? दे लेट थाउजेंड्स ऑफ एग एट अ टाइम। वो बहुत सारे संख्या में देते हैं एक समय में। मदर डज नॉट केयर, मदर केयर नहीं करती है, छोड़ देती है। सी सिंपली लीव, सी वो आसानी से आप है ना, स्टार्टिंग के वर्ड्स से ही अगला वर्ड समझ सकते हो। स्टार्टिंग का सब्जेक्ट जो होगा ना, अगली लाइन उसी से ही जुड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप पैराजंबल वर्ड को सॉल्व कर सकते हो। तो और ये लास्ट वाला, इज़ दिस नॉट समथिंग टेरिबल येट इट इज़ अ, ये कोई भयानकता खराब वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है। तो पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा, क्यूपी एस आर अभी हमने ऊपर किया। अगला है, वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन। क्यों मुझे तुमसे बार बार बोलना चाहिए? तो इसके ऑप्शन देखो क्या है।
ये पहला है वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, वे जानते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। डोंट यू नो योर ड्यूटीज़, तुम अपनी ड्यूटी के बारे में नहीं जानते हो। ओनली यू रिक्वायर टू बी हेल्ड, ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड, जो तुम बोलना चाहते हो वही रिक्वायर है। ओनली अदर स्टूडेंट नीड नॉट बी टोल्ड, अदर स्टूडेंट को कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन उन्होंने दिया है आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर, मैं उसको मैं अब कुछ और भी टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं अब कोई भी और टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार ये है वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन। तो इसके आपको ऑप्शन में कैसे लगाओगे, तो देखो सबसे पहले देखो वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है, तो हम अगला भी क्वेश्चन टाइप का ही बनाएंगे। क्वेश्चन टाइप का यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है क्वेश्चन वाला, तो डोंट यू नो योर ड्यूटीज़, वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, डोंट यू नो योर ड्यूटीज़, तो पहले नंबर पे आ जाएगा क्यू आ जाएगा। अगला क्या बोल रहे हैं कि डोंट यू नो योर ड्यूटीज़, they know what they have to do, only you require to be told, other student need to not be told, don't know you know your duties, other student need to not be told, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आएगा दे नो व्हाट दे हैव टू डू, ये जब देखो बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दे, तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा दे आ जाएगा। ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड, केवल तुमको बोलने की इजाज़त है, तो ओनली यू रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड, क्यों यहाँ पे चौथा आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले सेंटेंस में क्या लिखा है आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर, मैं अब कुछ और टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो जहाँ यहाँ पे लास्ट में जब देखो ओनली आ रहा है तो मतलब ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड, केवल तुमको ही बोलने की आवश्यकता है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर, मैं इसको और अब सहन नहीं कर सकता हूँ। तो पहले पे क्या आ जाएगा डोंट यू नो योर ड्यूटीज़, दूसरे पे क्या आ जाएगा अदर स्टूडेंट नीड टू बी टोल्ड, डोंट यू नो योर ड्यूटीज़, तुमको अपनी ड्यूटीज़ क्या नहीं पता है। अदर स्टूडेंट नीड टू नॉट बी टोल्ड, अदर स्टूडेंट को बोलने की आवश्यकता नहीं है। दे नो व्हाट दे हैव टू डू, वे जानते हैं कि वो उन्हें क्या करना है। ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड, केवल तुमको बोलने की आवश्यकता है, तुमको बोलने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा क्यू, दूसरे नंबर पे आ जाएगा एस, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा पी, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू एस पी आर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्यू एस पी आर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और मिस स्पेल्ट वर्ड जो मैंने कल बनाई थी उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि उसका सेकेंड पार्ट भी लाऊं, तो मैं आज शाम को तो मैं एक विज्ञान का ऐसा वीडियो लाने वाली हूं, संपूर्ण विज्ञान, जिसमें रहेगी संपूर्ण विज्ञान कहें तो हर वो टॉपिक जहां से पटवारी में प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आप वो विज्ञान का वीडियो देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न आपका विज्ञान का तो गलत नहीं होगा। मैं हर टॉपिक करवाऊंगी उसमें पटवारी का जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, हर टॉपिक रहेगा, एक मैराथन वीडियो रहेगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश का भी मिस स्पेल्ट वर्ड का वीडियो लेके आऊँगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर ये इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है पटवारी ग्रुप 4 के नाम से, और तो आप वहाँ पर इसके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हर प्रबंधन, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। मैराइन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ओशियन, समुद्र के जो जीव होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, मरीन बायोलॉजी कहलाती है। मरीन बायोलॉजी किसको बोलते हैं, तो मरीन बायोलॉजी बोलते हैं जो समुद्र के जो जीव होते हैं उनकी स्टडी। तो पहला ऑप्शन अगर हम इसमें देखते हैं तो पहला क्या है, एट अ फंडामेंटल लेवल मैरिन लाइफ हेल्प डिटरमाइन द वेरी नेचर ऑफ प्लानिट, ये जो फंडामेंटल हम उसका बेसिक लेवल देखते हैं तो ये उनकी प्रकृति के बारे में बताती है जो कि समुद्र में रहते हैं। मैरिन लाइफ इज़ वेरी वास्ट रिसोर्स, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। सोल लाइन्स आर आल्सो सेव्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मैरीन लाइफ, मैरीन ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ऑक्सीजन साइकिल, मैरीन जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन साइकिल में। लास्ट वाला ऑप्शन जो उन्होंने दिया ही है, मैरीन बायोलॉजी कवर्स अ ग्रेट डील फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द ह्यूज
वेल्स, इसमें आ जाएगा वेल्स। अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या होगा। देखो सबसे पहले जब बात कर रहे हैं मैरीन बायोलॉजी की, तो इसी से संबंधित इसका सब्जेक्ट होगा। देखो दूसरा दिख रहा है मैरीन लाइफ इज़ अ वास्ट रिसोर्स, तो पहला क्या हो जाएगा, मैरीन लाइफ इज़ अ वास्ट रिसोर्स हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर हम इसके बारे में बताएंगे इसके अंदर क्या होता है। तो अब जब हम इसकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं, तो हम इसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैरीन लाइफ रिसोर्स के बारे में बताएं, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, तो इससे संबंधित ही ये दूसरा हो जाएगा। एट अ फंडामेंटल लेवल मैरीन लाइफ हेल्प डिटरमाइन द वेरी नेचर ऑफ आवर प्लानिट, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि तीसरे नंबर पे क्या बोल रहे हैं वो, सोल लाइन्स आर आल्सो सेव्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मेराइन लाइफ्स, तो जो सोल लाइव्ड होती है वो उसको उनके सेव्ड देती है उसको, और उनको मेराइन जो समुद्री जीवन है उससे रक्षा करती है, जो सोल लाइन्स होती है। चौथा है मेराइन ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ऑक्सीजन साइकिल। अब जब हम दूसरे नंबर पर उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे क्या, कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन साइकिल में। और फिर हम लास्ट में लिखेंगे कि ये मैराइन लाइफ ही उनके मैराइन लाइफ को जो प्रोटेक्ट करता है, उनके ऊपर सोल लाइंस होती है वो प्रोटेक्ट करती है। तो तीसरे पे ये हो जाएगा, चौथे पे ये हो जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा, और पहले पे ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, QPSR। तो आपको थोड़ा सा हिंदी समझ के भी करना है और सब्जेक्ट को मेनली देखते रहना है। सब्जेक्ट से भी आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट आर गोइंग अप। प्राइस जो फूड प्रोडक्ट है उसके जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहला क्या लिखा है, 7 स्ट्रेट वीक्स, लगातार 7 सप्ताह ऑफ राइजिंग प्राइजेस हैव वॉन्ट होल्स इन कॉमन मैन्स पॉकेट। जो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए प्राइस में जो कॉमन मैन्स है, जो सामान्य आदमी है, उसकी पॉकेट को जला दिया है, मतलब खाली कर दिया है। But it ruled out any blind control to rein in the increasing rate. तीसरा है, wholesale price based inflation has already touched over a 3-year high. होलसेल प्राइस पिछले 3 साल से भी ज़्यादा हाई हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एडमिटेड दैट कंटेनिंग इन्फ्लेशन वुड बी अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। कंटेनिंग इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति को रखना अभी सबसे कठिन टास्क है। तो इसमें क्या आएगा, देखो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि पहले लिखा है प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट आर गोइंग अप। अब प्राइजेस के बारे में बात हो रही है, राइजिंग प्राइजेस के बारे में बात होती है, तो पहला पॉइंट इसी से संबंधित आ जाएगा। तो पी जो है वो पहला पॉइंट हो जाएगा। 7 स्ट्रेट वीक्स ऑफ राइजिंग प्राइजेस हैव वॉन्ट होल्स इन कॉमन मैन्स पॉकेट। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा हम पढ़ते हैं। देखो प्राइजेस की बात हो रही है सामान्य आदमी की, तो फिर दूसरा भी प्राइस से ही संबंधित आएगा। तो क्या आ जाएगा दूसरे में आ जाएगा क्या, आर। तो ये हो जाएगा क्या, आर वाला आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। पी वाला कौन सा था, पी वाला यहाँ पे पहला था, और ये कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब वो क्या बोला है, द गवर्नमेंट हैज़ एडमिटेड दैट कंटेनिंग इन्फ्लेशन वुड बी अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। इसको इन्फ्लेशन को बनाए रखना सबसे जो कठिन टास्क है। तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। जब भी बट का यूज़ होता है, देखो क्यू जो बट में आ रहा है, जब भी बट का यूज़ हो रहा है तो वो सब समझ लेना कि वो सबसे लास्ट में ही आएगा। तो चौथे नंबर पे, क्योंकि हम जो ऊपर के तीनों लिखे हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं बट के द्वारा। तो बट से जो आंसर आएगा वो कौन से ऑप्शन में आएगा, अगर बट से कोई आंसर आ रहा है तो वो चौथे ऑप्शन पे आएगा। अब देखो आप इसको नॉर्मली भी ऑप्शन देखो, क्यू जो हमने सबसे लास्ट वाले नंबर पे देख रहे हैं। अब देखो जैसे ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन में देखो क्यू किस नंबर पे आ रहा है, इसमें भी क्यू नहीं आ रहा है, इसमें भी क्यू नहीं, केवल इसी में आ रहा है। तो आप इसी पे ही टिक कर सकते हो। यहाँ से भी आप ट्रिक बना के टिक कर सकते हो। कोई भी 4 ऑप्शन में आपको अगर ऐसा लिखता है कि बट आ रहा है, अदरवाइज आ रहा है, कोई भी अनटिल आ रहा है, तो ये अगर वर्ड आते हैं स्टार्टिंग में तो वो सबसे लास्ट वाला सेंटेंस आएगा। और आपको ऑप्शन में देख लेना है कि वो नंबर कहाँ पर आ रहा है, तो उसी के अनुसार भी आप टिक कर सकते हो। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है।
अगला क्वेश्चन देखो, बाय 1 PM मतलब 1 बजे तक द प्रोड्यूसर्स वर रेडी एंड द शो टाइम रन्स वेल्ड। मतलब 1 बजे तक जो प्रोड्यूसर हैं वो रेडी हुए और रेडी थे, एंड द शो टाइम सीरीन्स वेल्ड, और जो अपना जो टाइम है उसको अच्छे से दिखाने लगे थे। तो पहला देखो क्या है, ही वॉज वियरिंग ए स्कल कैप एंड स्पॉटेड हिज नाउ सिग्नेचर लॉन्ग वियर, और एक दाढ़ी वाले दिख रहे थे, एक सर पे एक खोपड़ी में एक टोपी पहने थे, अच्छे लंबे लंबे दाढ़ी में दिख रहे थे। जेम्स वाज टू प्री रिकॉर्ड एपिसोड ऑफ एलिफ लैम मीम ए 2011। जेम्स ने एक प्री रिकॉर्ड जो एपिसोड था एलिफ लीम मीम, वो उसको रिकॉर्ड किया। क्या नाम था उसका, आलिफ लीम मीम ए 2011। अगला है इस्लामिसाइज्ड वर्जन ऑफ हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर फॉर जियो टीवी। जो तीसरा है, जुनैद जेम्स मेड हिज एंट्रेंस स्टैंडिंग टॉल इन कुर्ता। जुनैद और जेम्स जो थे वो खड़े हुए थे और एक लंबा सा कुर्ता पहने। वी वर एट इंटरनेशनल स्टूडियोज़ इन कराची। हम लोग कहाँ पे थे, इंटरनेशनल स्टूडियो में थे कराची के। जियो टीवी इज़ वन ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट टीवी नेटवर्क। ये लास्ट वाला है जो दिए रहेंगे। अब आपको इनमें से चारों में से अगर हिंदी आता भी नहीं है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले को बात किसकी हो रही है। बाय 1 PM प्रोड्यूसर्स वर रेडी एट द शो टाइम सीरीन्स वेल्ड। देखो अब बात चल रही है व्यक्तियों की कि वे जो प्रोड्यूसर्स थे वो तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर ही तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो ही की तो आ ही नहीं सकता। जेम्स की बात भी नहीं हो रही है तो जेम्स भी नहीं आ सकता। तीसरा देखो, जुनैद जेम्स मेड हिज एंट्रेंस स्टैंड। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है, तो ये आ सकता है जुनैद जेम्स मेड हिज एंट्रेंस स्टैंडिंग टॉल इन ए कुर्ता। तो पहले नंबर पर यही आ जाएगा। अब बात हो रही है कुर्ते की, तो अब हम दूसरा पोशाक देखो, फिर दूसरे पे आ जाएगा। ही वॉज वियरिंग अ स्केल। वो लोग क्या करे थे, स्कल कैप पहने थे। स्पॉटेड इज नाउ सिग्नेचर लॉन्ग बियर्ड, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे थे। तो ये आ जाएगा क्या, दूसरे नंबर पर। फिर क्या बोल रहे हैं, वी वर एट इंटर। हम जब वो लोग ये सब पहने हुए थे तो वो क्या बोल रहे थे कि हम ये सब किए हुए कहाँ पे थे, इंटरनेशनल स्टूडियो में थे कराची के। फिर लास्ट वाला जब आप सेंटेंस देखोगे, जो उन्होंने पहले से 2 सेंटेंस दिए रहते हैं उसमें लास्ट दिया है जियो टीवी के बारे में पता बोला है, तो इसके पहले वाला जो होगा वो जियो टीवी का होगा। तो तीसरे नंबर पर जो लास्ट वाला जो सेंटेंस आपको दिया होता है, चार ऑप्शन देखो, 2 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं और उनमें से ही आपको कवर करना रहता है। तो जैसे 2 उन्होंने आपको ये ऑप्शन दिए, तो आप ये समझो ये जो इससे संबंधित होगा ये चौथा वाला और इससे संबंधित होगा ये पहला वाला। तो आपको ये दोनों दूसरे और तीसरे में आपको देखना है, और इस चौथे वाले से संबंधित होगा तीसरे वाला और पहले से संबंधित होगा दूसरा वाला। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RPSQ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटिल इंडीड इज नॉन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इन्होंने पहला सेंटेंस आपको दिया है, अब आपको इसके अनुसार बताना है। देखो इंडीड मतलब क्या होता है, वास्तव में। इंडीड मतलब क्या होता है, वास्तव में। तो लिटिल इंडीज इज नॉन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लिटरेचर, मतलब वास्तव में, या ये बोल सकते हैं बहुत इच्छा महत्वाकांक्षा ही इंग्लिश लिटरेचर की उत्पत्ति का कारण है। तो पहला है, दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड सम, एक सेकेंड रुकिएगा। तो पहला है, दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड सम, लिटिल दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड सब, यह कुछ को जो है प्रिवेंट नहीं करती है, ये कुछ को प्रिवेंट नहीं की है। स्कॉलर्स हैव फ्रॉम राइटर्स देयर राइटिंग देयर लिप्स फ्रॉम हिंट्स टू द टेक्स्ट देमसेल्फ सो फार एज पोएट आर कंसर्न अगेन लिटिल और नथिंग इज नॉन बियॉन्ड द नेम ऑफ 2 of them।
We can be certain that poetry made its appearance long before the first prose was writing down. Critics have also railed on scanty contemporary references and also a mass of conjecture that cannot be described as intelligent, notwithstanding that the most old English literature have an amazing richness. देखो लास्ट वाला ये सेंटेंस है अमेजिंग रिचनेस से, तो इसका मतलब जो लास्ट वाले सेंटेंस से ही संबंधित होगा क्या, जो आपका चौथा वाला सेंटेंस है, और पहला वाला जो सेंटेंस है उससे संबंधित होगा क्या, पहले वाले से होगा जो पी वाला सेंटेंस है वो। अब पहला क्या था, आप लिटिल इंडीड इज़ नॉन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब यहाँ पे हम इंग्लिश लिटरेचर की वास्तविकता के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला तो नहीं दिख रहा है, दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड, दूसरा भी नहीं दिख रहा है, सो फार पोइट्स वी कैन, देखो एस वाला पढ़िए, critics have also railed on scanty contemporary references and also a mass of conjecture that cannot be described as intelligent। तो देखो इससे मिलता जुलता सेंटेंस यही दिख रहा है कि लिटिल इंडीड इज़ नॉन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश बहुत कम वास्तविकता ही इसकी उत्पत्ति होने का कारण है। तो इसका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा आपका एस वाला, ये इससे संबंधित हो जाएगा, तो एस आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। एस क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक बार और एक बार ध्यान से देख लीजिए, लिटिल इंडीड इज़ नॉन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पहला है दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड सम, ये कुछ को प्रिवेंट नहीं करती है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा देखो एक बार क्या है, सो फार एज पोइट्स आर कंसर्न, देखो यहाँ पे कवियों की बात पहले सेंटेंस में नहीं हुई है, तो दूसरा भी नहीं आएगा। तीसरा एक बार और पढ़ लो, तीसरा भी लग रहा है और चौथा भी लग रहा है, अब दोनों में से जो आपको सही लगे वो आपका आंसर होगा। We can be certain that poetry made its appearance long before the first prose was writing down। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पहला आएगा। इसके बाद दूसरा क्या आएगा, देखो कि ये बोल रहे हैं कि ये रियल वास्तविकता नहीं है, तो ये पहला वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला क्या होगा, जब आप बात कर रहे हैं राइटिंग डाउन पोइट्री मेड, तो जहाँ तक दूसरे पे जाएगा जहाँ तक, सो फार एज पोइट्स आर कंसर्न अगेन लिटिल और नथिंग इज नॉन बियॉन्ड द नेम्स ऑफ टू ऑफ देम। फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड सम स्कॉलर्स, दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड, तो ये यहाँ पे पोइट की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, तो तीसरे में आ जाएगा दिस। चौथे में आ जाएगा क्रिटिक्स हैव आल्सो रेल्ड ऑन स्कैंटी कंटेम्प्ररी, क्रिटिक्स की जब बात आ रही है तो वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RQPDS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहित वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज फ्रेंड, रोहित अपने दोस्त को सी ऑफ करने के लिए गया, तो पहला इसमें क्या लिखा है, ही एक्सप्लेन दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग इन द क्राउड, उसने एक्सप्लेन किया कि उसका बैग क्राउड में गुम गया है। रोहित आस्क हिम वाई ही वॉज वरीड एंड एंजियस, तो रोहित ने उससे पूछा कि आप क्यों चिंतित हैं। जस्ट देन अ पुलिसमैन वॉज, देखो ये यहीं से ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, पहले रोहित ने पूछा कि चिंतित क्यों है, तभी तो उसने एक्सप्लेन किया कि उसका बैग गुम गया है। जस्ट देन अ पुलिसमैन वॉज सीन विथ अ टीनेजर, तभी पुलिस वाले ने एक टीनेजर को देखा, हु हैड अ बैग इन हिज हैंड, जिसके हाथ में बैग था। दिस द फ्रेंड अपीयर्ड वरीड एंड एंजियस अबाउट समथिंग, तो वो जो उसका जो फ्रेंड था उसको देख के एकदम चिंतित हो गया और टेंशन में आ गया कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। दे टोल्ड द पुलिसमैन अबाउट देयर लॉस्ट बैग एंड क्लेम्ड इट, ये लास्ट में है कि उन्होंने पुलिसमैन से कहा और उसने उसका जो है सही से एक्सप्लेन किया। तो देखो सबसे पहले क्या है, पहला देखो रोहित वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज फ्रेंड, सबसे पहले रोहित कहाँ गया, उसके फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए गया, तभी तो उसको देखेगा कि वो चिंता है, तो सबसे पहले उसने अपने फ्रेंड को देखा कि वो वरीड है, तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा क्या, एस। उसके बाद उससे वो पूछेगा कि क्या हुआ है ना, तो दूसरे नंबर पर उसके पूछने का आ जाएगा, मतलब दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्यों। इसके बाद क्या हुआ, जब उसने उससे पूछा तो उसने एक्सप्लेन किया कि उसका बैग गुम गया, तो तीसरे नंबर पे बैग जो आ जाएगा, तीसरे नंबर पे पी आ जाएगा, फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, आर।
तभी एक पुलिसमैन ने उसको देखा और उनको देखा कि कोई एक व्यक्ति है जो बैग को लिए हुए है, और फिर लास्ट में आया ही है कि पुलिस वाले ने उनके बैग उनको सौंप दिया। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के जो पजल आ जाएगी, इस प्रकार के जंबल वर्ड आएंगे, उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। जिन लोगों का लास्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए वो बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके और पार्ट लेके आऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।